अस्सलामुअलैकुम। प्रेजेंटर टीम सिनवार टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन की जानिब से बुशरा उमर हाजिर है। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी हमारे घर से ही शुरू होती है और किस तरह से उसने पूरी दुनिया का सफ़र तय किया और किस तरह से अब इस दौर में वो वापस से अपने घर की तरफ आ रही है। तो ये जानते हैं और मैं जिनवार टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस फील्ड से रिलेटेड मालूमात हासिल करूँ और इसे सबके साथ बांट भी सकूँ। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये एक झलक है कि आगे हम क्या क्या चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ये चीज़ बताई हुई कि थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी को हम देखेंगे कि वो क्या होती है। और फिर मैंने 3 मुख्तलिफ अदवार का जिक्र किया है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना ये पूरा सफ़र तय किया, अब तक भी कर रही है। और साथ में कुछ मिसालें भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि क्या बात की जा रही है। और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपने टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बात मैंने यहाँ डाली है। मिस्टर रियान बेथनकोर्ट, ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट, बायोहैकर। ये बायोहैकर क्या होते हैं यह भी हम आगे जाके देखेंगे। और एंटरप्रेन्योर, तो इन्होंने ये कहा कि अवर वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन बायोलॉजी। इस बात का ये मतलब है कि दुनिया को जिंदा रहने की फितरत पर बनाया गया है, इसलिए इसमें जानदार भेजे गए हैं और उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और फिर ये बात की जा रही है कि एंड वंस वी बिगिन टू अंडरस्टैंड इट, इट देन बिकम्स अ टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम ये जान लेते हैं कि जो जितने भी जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं तो उनकी इस जिंदगी के पीछे राज क्या है। तो जब हम ये राज जान लेते हैं, हम मालूमात हासिल कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, तो फिर टेक्निक्स और इन सारी मालूमात से हम फिर एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। और टेक्नोलॉजी ये है कि हमें जितनी भी मालूमात हासिल हुई हैं उसको हम इंसानियत की बका के लिए और बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इसकी हम मिसाल भी ले सकते हैं। जैसे हम इतने सालों से ये तो देखते हुए आ रहे हैं कि इंसान हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदा क्यों हैं? उसके पीछे का राज नहीं मालूम किए गए। तो अब जैसे पहला सेल जब डिस्कवर हुआ था तो उसके अंदर जो टेक्निक इन्वॉल्व थी वो माइक्रोस्कोपी की टेक्निक थी कि एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ये देखा गया कि एक कोई चीज है छोटी सी जो कि एक जिंदगी या जिंदा होने का पता दे रही है। तो उसको जब डिस्कवर किया गया या उसके बारे में जब जाना गया तो वो टेक्निक या वो जो डिस्कवरी हुई फिर उसने आगे जाके एक तहलका मचा दिया और एक रेवोल्यूशन लेकर आया हर फील्ड में, हर बायोलॉजी की फील्ड में। और इसी में बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल है। और बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत अलग तरह से इन सारी चीज़ों से डील कर रही होती है। तो आइए देखते हैं कि वो सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है कि जैसे देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिस वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम इंसानी आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आंख की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर आती हैं बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। एंड टेक्नोलॉजी क्या है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि हम बायो यानी कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या जिन चीजों के अंदर लाइफ है उस उनकी उस लाइफ के राज को जान लेते हैं। यानी कि हमने सेल्स डिस्कवर किए, हमने डीएनए डिस्कवर किया। तो ये वो सारे राज थे जो इन ऑर्गेनिजम्स को बायो यानी कि लिविंग बना रहे हैं। जब हमने ये चीज जान ली फिर हमने इस मालूमात को इस्तेमाल किया मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज बनाने के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टेक्निक यूज की जा रही है कि आप टोमेटो के अंदर सर्टेन जीन्स फॉर सम ड्रग्स के जीन्स आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सीजर के थ्रू डीएनए की कटिंग एंड पेस्टिंग दिखा रहे हैं।
तो ये सारी टेक्नोलॉजीज तो ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाली सारी नॉलेज को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में इंकॉर्पोरेट करके इसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करना, ये चीज कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। ये हैं वो तीन अदवार जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का सफर किस तरह से तय हुआ। तो उसमें पहला है एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इब्तिदा में बायोटेक्नोलॉजी क्या थी और क्या क्या चीजें कौन कौन से काम होते हुए आ रहे थे। फिर जब सेल और डीएनए डिस्कवर हुआ, जैसे कि हमने पीछे भी जिक्र किया, तो उसके बाद क्या तब्दीलियां आई और किस तरह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और किस तरह से आगे बढ़ी और अब तक भी बढ़ रही है। और तीसरी चीज डीआईवाई बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी दोबारा से घर में आई। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसके जरिए मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हम किस तरह से अदवार तकसीम किए हैं और उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो आइए देखते हैं। ये है वो चीज के बायोटेक्नोलॉजी का आगाज कहाँ से हुआ। ये उस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहा करते थे। बहुत कदीम जमाने में ही बायोटेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी और मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ काम वो लोग कर रहे थे। लेकिन उस वक्त के दौर की एक खास बात ये थी कि लोग काम तो कर रहे थे लेकिन उनको इसके पीछे की रीजनिंग या लॉजिक का नहीं पता था। तो ये दौर 1800 साल पहले शुरू हुआ और लोग जो है गारों में रहा करते थे और उनका सिर्फ ये होता था कि हम जिंदा रह सकें और जो भी उनके आसपास चीजें होती थी, फल फूल दरख्त और जानवर जिनके पास होते थे, उनका वो गोश्त खाते थे और उन जानवरों ही की खाल को फिर वो अपने लिबास के तौर पे भी पहनते थे। तो उस वक्त बायोटेक्नोलॉजी कुछ इस तरह की थी। तो ये हैं वो कुछ काम जो कि गारों के जमाने के लोग किया करते थे कि फर्मेंटेशन और जाइमोलॉजी, यानी कि जो हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये काम उस वक्त हो रहा था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फर्मेंटेशन क्या होती है। वो गायें वगैरह जो थी, उनके जो जानवर थे, उनका दूध लेते थे और उसको हवा में रख देते थे। तो क्या होता था कि वो फिर कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है जिसको वो दही के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अभी अगर हम इस दौर में देखें तो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन उस जमाने में ये था कि प्रोसेस हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता था। तो यही चीज थी जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद की और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई हमें। और इसी के साथ एक और चीज भी थी, और फर्मेंटेशन को ये समझते थे कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कोई तोहफा है, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास लॉजिक नहीं थी इस चीज की। और दूसरी चीज थी एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो वो लोग ये करते थे कि अपने जो जानवर हैं उनको भी जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों से ले लेकर दूसरी जगहों पे जाते थे ताकि वो उनको बेहतरीन खुराक फराहम कर सकें। और उस जमाने में भी लोग बीमार होते थे, लेकिन यही था कि उनको उस बीमारी का रीजन नहीं पता होता था। तो जो उनके पास उस टाइम पे नेचुरली अवेलेबल चीजें थी, जैसे यहाँ पे मैंने शहद यानी हनी की एग्जांपल मेंशन की है, तो वो उसको अपने जख्मों पर लगाते थे। और ये काम जो है हमारे पास जो इजिप्शियंस थे पुराने जमाने के, मिस्र के रहने वाले लोग, वो ये काम करते थे। और इसी तरह उनके पास फफूंद लगी हुई चीज होती थी जो कि दूध वगैरह सड़ जाने से या उसके साथ कुछ रिएक्शन होने से बनती थी, तो वो उसको भी यूज करते थे इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए। तो ये था कुछ इस बारे में कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें शामिल थी। और ट्रेडिशनल का यही मतलब है कि कई सालों से वो चीज चलती हुई आ रही थी। तो ये था। तो यहाँ पे ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये वही बेचारा बैक्टीरिया है जो कब से इस इंतजार में था कि कोई आए और ये बताए दुनिया को कि भाई वो जो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी चल रही थी और जो फर्मेंटेशन हो रही थी, उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से हो रहा था। तो जब
मिड 19 सेंचुरी में सेल डिस्कवरी हुई, डीएनए डिस्कवर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इवोल्यूशन हुआ। तो उस वजह से ये मालूम हुआ कि इस तरह के जितने भी प्रोसेस है फर्मेंटेशन टाइप, उसके अंदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ पे उन सारी टेक्निक्स को रेफर कर रहा है और वो खुश हो रहा है कि चलो कोई तो आया जिसने ये साबित किया कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। और यही चीज बैक्टीरिया अपने साथ के दूसरे सेल्स को भी कह रहा है कि अब फाइनली हमारे बारे में दुनिया जानेगी। अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, हमने सेल भी डिस्कवर कर लिया, हमने डीएनए भी डिस्कवर कर लिया। और फिर 2001 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, तो उसकी वजह से भी काफी सारी डिटेल्स मालूम हुई कि एक इंसान के अंदर जो जीन्स है, जो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो वही चीज फिर आगे बढ़ी और उसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जीनेटिक इंजीनियरिंग, के इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके जीन्स और जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। और इस तरह यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही फर्दर ब्रांचेस हैं, क्लोनिंग और जीन थेरेपी, जिसको हम जीन थेरेपी जैसे कि हम थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत एडवांस फील्ड है जो कि मॉडर्न दौर में काफी यूज हो रही है। तो देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली एग्जांपल दी गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो है इंसुलिन प्रोडक्शन बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से हमने एक ऑर्गेनिज्म और उसकी जो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, पहले हमने उनको समझा, फिर उनको किसी टेक्निक के थ्रू समझने के बाद फिर हमने उसको एक टेक्नोलॉजी बनाया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यही चीज़ है कि पहले हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में जाना। तो जान के हमें ये पता चला कि उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो तेजी से अपनी ग्रोथ करता है और जल्दी तेजी से रिप्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन उसके अंदर शुरू की ताकि हमें कम वक्त में ज़्यादा और अच्छी प्रोडक्ट मिल सके। तो ये एक एप्लीकेशन है कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी जिंदगी को बदल रही है। और दूसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग में ये होता है कि जीन्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है, जीन्स को लिया जाता है और उसको क्लोन किया जाता है, यानी की तरह से उसकी कॉपी की जाती है। तो ये चीज भी एक काफी मॉडर्नाइज्ड एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की। और डॉली द शीप, ये वो पहला क्लोन ऑर्गेनिज्म है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया। और फिर उसके बाद है हमारे पास जीन थेरेपी। तो ये एक थेरापेटिक अप्रोच है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ये एक एग्जांपल है जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है हमारी। तो इसको जेनेटिक लेवल पर ही सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जेनेटिक बेसिस पे जाना पड़ता है। तो जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम इस बीमारी की जेनेटिक्स में जाते हैं और वहां से वो जीन डिलीट करते हैं, जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस यानी कि जो एक लंग्स का हमारे पास डिसऑर्डर है वो कॉज हो रहा होता है। नैनो टेक्नोलॉजी इज द मॉडर्न फॉर्म एंड अ वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये होता है कि हम जो साइज है, नैनो साइज 10 एक्सपोनेंट -9, तो ये जो साइज है ये एक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साइज की वजह से ही ये किसी भी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, यानी कि ह्यूमन स्किन है या ह्यूमन के ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां तक और कोई ड्रग नहीं पहुंच पाता, तो वहां नैनो ड्रग पहुंच पाता है। तो यही चीज और इसका ये साइज जो है ये इतना इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल मेंशन की है वो है नैनो फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स की फॉर्मेशन या ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन जो कि इजीली प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं और उसको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना सकें और हमें इसके लिए फर्टिलाइजर्स की भी नीड ना हो।
और ये है वो तीसरी चीज जिसकी बेस पे ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस से घर में आ गई, DIY और डू इट योरसेल्फ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें होता ये है कि ये एक सोशली एक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल है या एक कम्युनिटी है जो कि ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनके पास साइंस की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, मैथ की भी अच्छी नॉलेज है और इंजीनियरिंग की भी अच्छी नॉलेज है, एंड दे आर वेरी क्रिएटिव। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग डिफरेंट अपनी नॉलेज के एरियाज को कंबाइन करते हैं और मेन उनका काम ये होता है कि वो घर के अंदर ही ऐसे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकें जो कि लोग आमतौर पर लैब्स में जाके करना पसंद करते हैं। तो ये लोग ये काम करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। तो इनको हम कहते हैं बायो हैकर्स। हैकर्स नॉट द हैकर्स which hack the computers, no, biohackers are really cool people that they just make and discover new techniques, homemade techniques. So this is the thing about DIY biotechnology। and यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 3 में एक छोटी सी डिफिकल्टी आती है कि जो बायो हैकर्स होते हैं उनको अपनी सेफ्टी के एथिक्स ज्यादा सही से मालूम नहीं होते हैं, क्योंकि एक लैब के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो हम लोग सेफ्टी एथिक्स और जितने भी नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जो बायो हैकर्स हैं वो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते। तो जिसकी वजह से ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट या जो टेक्निक वो डिस्कवर करें तो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाती है, और वही लैकिंग जो है फिर हमें जो अदर साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं वहां तक ले जाने में हेल्प करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोहैकर्स आर नॉट सूडो साइंटिस्ट बिकॉज दे अप्लाई their true knowledge to make a new and creative technique to do some biological action। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं ये हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर कुछ मजे की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से DIY बायोटेक्नोलॉजी को घर पर लेकर आई है। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास होममेड एगर। एगर हमारे पास हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे पास होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये घर पे किस तरह से बन सकता है कि इसके अंदर हम वी कैन यूज चिकन क्यूब, जिसको हमने यहाँ पे बीफ बेलॉन भी कहा हुआ है, और शुगर एंड जेलेटिन को यूज करते हुए हम वो एक ऐसा मीडियम बना लेते हैं कि जिसमें इजिली बैक्टीरिया ग्रो कर सके। फिर हम कॉटन बड की मदद से जहां से भी बैक्टीरिया का सैंपल लेना चाहे, इट कैन बी अ सरफेस और इट कैन बी योर सलाइवा, तो वो हम लेके फिर उसके अपने होममेड एगर पे उसको प्लेस कर देते हैं। फिर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करते हैं। और DNA आइसोलेशन एट होम इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग DIY बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो काफी लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी कि जो डिश सोप है वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो फैट्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक करता है जो DNA के अंदर मौजूद होते हैं, और टेबल सॉल्ट जो है वो हमारे पास DNA का जो मॉलिक्यूल है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, यानी कि ना वो ज्यादा एसिडिक रहे ना वो बहुत ज्यादा बेसिक रहे और स्टेबल रहे। उसके अलावा जो हम पाइनएप्पल जूस यूज कर रहे हैं वो भी फर्दर सेल की लिसिस करता है, डाइजेस्ट करता है, और जो चिल्ड अल्कोहल है वो DNA को फिर विजिबल बनाता है कि हम वो उसकी सेपरेट आउट फॉर्म में उसको देख सकें। तो ये सारी चीजें इतनी लॉजिकल तरीके से समझी जाती हैं DIY बायोटेक्नोलॉजिस्ट के थ्रू, और ये तभी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा है इंजाइम बेस्ड सरफेस क्लीनर। इसके अंदर हम सिंपल वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें फ्रूट पील्स या वेजिटेबल पील्स, मेनली वो वी टेक फ्रूट पील्स क्योंकि फिर एक अच्छी फ्यूम आती है उसकी वजह से, तो वो लेते हैं। और जैगरी यानी कि गुड़ हम लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, और उसको 2 या 3 महीने के लिए हम उसको फर्मेंटेट करते हैं एक क्लोज कंटेनर के अंदर। तो एक बड़ा अच्छा सा एंजाइम क्लीनर बनता है जिसकी वजह से जो कि नॉर्मल क्लीनर्स को बीट कर सकता है, क्योंकि एंजाइम की वजह से जो हमारे पास ग्रीस कटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ग्रीस को साफ करने की टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा है होममेड कंपोस्ट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए। ये भी एक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्निक पे बेस करती है कि इसमें जितना भी हमारे पास किचन वेस्ट होता है उसको हम लेते हैं और उसको काउ वेस्ट के साथ
मिक्स करके 1 महीने के लिए रख देते तो एक बहुत अच्छा कंपोस्ट बने थे, जो कि कार्बन एंड न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन सोर्स से रिच होता है। तो इस वजह से इसकी काफी इम्पोर्टेंस है। तो अब हम आ जाते हैं कि इस पूरे लेक्चर से और इन डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हमें क्या चीज समझ में आई है कि बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा से ही ये स्कोप रहा है कि उसके अंदर कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर नहीं पड़ी गई, उसमें हर दौर में ये सलाहियत होती है कि कुछ ना कुछ हम डिस्कवर करते रहें और कुछ ना कुछ नया जानते रहें। और बायोटेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी उसकी मेन वजह यही थी कि एक एक जरूरत महसूस हुई। जैसे हमारे पास दुनिया में आबादी बढ़ती गई तो हमारे पास ये जरूरत भी हुई कि उन आबादी को सस्टेन रखने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज, अच्छे रिहाइश के तरीके, उन सब की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी नीड्स जब अराइज होती है तो नीड्स ही फिर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। तो और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस रखना है, यानी कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत कब है कब नहीं है, ये चीज़ भी देखी जाए और इसको साथ साथ कंसीडर किया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी को इसी बेस पे कहते हैं कि ये अगले 50 साल या अगली 50 सदियों तक की साइंस है। लेक्चर होता है कंक्लूड, और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये मैंने पूरा लेक्चर बनाया है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो, डू मेंशन देम इन द कमेंट्स एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।